Good morning, all of you. Welcome back to the class of economics. Today we are going to start with the new chapter, that is development experience of India, China and Pakistan. That is a comparative study. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नया चैप्टर, उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी। इस चैप्टर के हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों की डेवलपमेंट पॉलिसी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। All the three countries started their path of development at the same time. अगर मैं तीनों कंट्री की बात करूं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चाइना हो, तीनों कंट्रीज ने अपना जो डेवलपमेंट का पाथ है वो सेम टाइम पे स्टार्ट किया था। दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी बेटा ईयर 1947 के अंदर। तो इंडिया एंड पाकिस्तान get independence in 1947, whereas the Republic of China was established in 1949। और हम बात करें अगर रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो बेटा वो कब स्टैब्लिश हुआ था सर? इन द ईयर 1949। आप लोग ध्यान रखना, इस चैप्टर में एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे फिगर्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे डेटा इसमें याद करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया बेटा, इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कब हुए थे बेटा? 1947 में। अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो वो कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1949। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर प्लानिंग इन सिमिलर वेज। अगर हम तीनों कंट्री की प्लानिंग की बात करें तो उन्होंने सिमिलर तरीके से प्लानिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, तो इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था बेटा 1951 में। तो इंडिया ने जो अपनी प्लानिंग स्टार्ट करी थी वो चाइना और पाकिस्तान के सेम तरीके से सिमिलर वे में थी। लेकिन इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था बेटा? इन द ईयर 1951। और अगर मैं बात करूं बेटा चाइना का तो वो आया था 1953 और पाकिस्तान का आया था बच्चों 1956 के अंदर। देखो एक और हमने डेटा याद किया। पहला, इंडिया और चाइना कब इंडिपेंडेंट हुए थे? इंडिया पाकिस्तान 1947 में और रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। अगर मैं बात करूं प्लान की तो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था बेटा 1951 के अंदर, चाइना का आया था बेटा 1953 के अंदर और पाकिस्तान का आया था बेटा 1956 के अंदर। अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट की थी बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या अडॉप्ट की थी बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट की थी बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन चाइना ने अडॉप्ट किया था बेटा स्टैटिज्म। ये क्या होता है मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। तो नेक्स्ट बात पढ़ते हैं बेटा, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर एज चाइना हैज अडॉप्टेड स्टैटिज्म। चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था बेटा? स्टैटिज्म। अब सर ये स्टैटिन्स क्या होता है? पढ़ते हैं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, चाइना हुआ था 1949 में। इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, चाइना का 1953 और पाकिस्तान का 1956। इंडिया पाकिस्तान अडॉप्ट किया था बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी और चाइना ने अडॉप्ट किया था बेटा स्टैटिज्म। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बेटा इस चैप्टर में अभी बोल रहा हूँ डेटा बहुत सारे हैं तो आपको ये ईयर्स याद रखने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। और हम बात करते हैं अब स्टैटिज्म का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, स्टैटिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम। इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम in which the state has a substantial centralized control। मतलब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें स्टेट का पूरा कंट्रोल हो। स्टेट हैज अ सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, तो देखो अगर मैं बात करूँ ना चाइना की तो चाइना में आज भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है और स्टैटिज्म भी इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि सर इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच स्टेट हैज अ सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कि कोई भी स्टेट
वहां पे पूरा कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, किसका है? सेंट्रल कंट्रोल। दैट इज स्टेट हैज अ सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसलिए इसको और क्या बोला गया है बच्चों? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर भी है वहां पे, लेकिन उसके अंदर भी मेजर पार्टिसिपेशन किसका है बेटा? गवर्नमेंट का। तो देखो हम बात करते हैं अब, तो फोर्थ पॉइंट समझ में आया। अब तीनों पॉइंट आए बेटा, हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। सिंस 2013, अगर मैं 2013 के डेटा को उठा के देखूं तो पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन एंड इंडिया इज वर्किंग ऑन एंड चाइना इज वर्किंग ऑन। तो पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन इट्स 11th 5-year प्लान। पाकिस्तान कौन से प्लान पे काम कर रहा है बेटा? 11th 5-year प्लान, दैट इज 2013 से 18। इंडिया इज कंप्लीटेड इट्स 12th 5-year प्लान in 2017 and China is working on 13th 5-year plan, that is 2016 to 2020। याद है मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था आपको 5-year प्लान्स के बारे में। तो इंडिया ने स्टार्ट किया था बेटा 1951 में, चाइना ने स्टार्ट किया था 1953 में और पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1956 के अंदर। अगर मैं उसके आगे की बात बताऊं तो 2013 का डेटा अगर हम उठा के देखें, पाकिस्तान ने अभी तक 11 5-year प्लान कंप्लीट कर लिए, दैट इज 2013 टू 18। इंडिया 12 5-year प्लान कंप्लीट कर चुका हूं, दैट इज 12 till 2017 एंड चाइना इज वर्किंग ऑन इज 13th 5-year प्लान, दैट इज 2016 टू 2020। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें अपन ने 4 पॉइंट पढ़े, चारों में डेटा ज़्यादा था, तो आई होप आपको ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज की। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं किसकी? डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज की। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? चाइना की। पहले हम बात करेंगे किसकी? चाइना की। तो चाइना कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड विच वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 1 October 1949। तो चाइना का अगर मैं बात करूं तो चाइना का सबसे ओल्डेस्ट कल्चर माना जाता है और ये कब स्टेब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1949। और डेट की अगर मैं बात करूं तो क्या थी बेटा? 1 October 1949। हम इसके अंदर पहला पॉइंट बात करते हैं बेटा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट। अब ये सारे के सारे पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या आता है? पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट। बच्चे पढ़ते हैं इट वॉज स्टैब्लिश अंडर वन पार्टी रूल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था चाइना में पूरा कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन्होंने यही बोला कि सर अगर हम इसके पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो क्या बताया? इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल। Also it was declared a communist country with centrally planned economy। और क्या बोला गया बेटा इसको? कम्युनिस्ट कंट्री विद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो उन्होंने बताया इट वॉज स्टैब्लिश अंडर वन पार्टी रूल, ऑल्सो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ कम्युनिस्ट कंट्री विद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर होता है बेटा, क्या था? पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ज्योग्राफी की। सर ये क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो? मैंने कहा सिंपल, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करूँ ना तो वर्ल्ड में चाइना 3rd नंबर पे आता है, कि जो चाइना का एरिया है ना वो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एरिया है। तो सर फर्स्ट और सेकंड किसका है? फर्स्ट होता है बेटा रशिया का और सेकंड है बेटा किसका? कनाडा का। तो हम बात करते हैं इट इज 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन से नंबर पे आता है चाइना बेटा? 3rd, आफ्टर रशिया एंड कनाडा। तो रशिया और कनाडा के बाद चाइना कौन से नंबर पे आता है बेटा? 3rd नंबर पे, कि इट इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया एंड कनाडा। अगर हम बात करें बेटा पॉपुलेशन की तो ये तो सर आप सभी को पता होगा चाइना कौन से नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अंदर बेटा?
फर्स्ट नंबर पे। तो इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद नियरली 1.4 बिलियन रेजिडेंट्स। अराउंड 1.4 बिलियन रेजिडेंट पाकिस्तान चाइना में स्टे करते हैं। हम बात करें बेटा लैंग्वेज की, तो वहां पे जनरली चलती बेटा सीनो तिब्बतन लैंग्वेज, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज विद 29 डिफरेंट एथनिसिटीज। तो अगर हम इसकी बात करें किसकी बेटा लैंग्वेज की, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है विद 29 डिफरेंट एथनिसिटीज। तो हम बात करते हैं लैंग्वेज की। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन चाइना बिलोंग टू सीनो तिब्बतन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय 29 डिफरेंट एथनिसिटीज। इन अराउंड 29 डिफरेंट एथनिसिटीज में बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बेटा हिंदी चलती है मेजरली, लेकिन अगर उसके अलावा ही हम बात करें ना तो साउथ में ले लो तमिल, कन्नड़ अलग अलग चलती है, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी। तो ये सब क्या कहलाती है बेटा, अलग अलग एथनिसिटीज कहलाती है। तो मेजरली अगर हम चाइना की बात करें ना तो यहाँ पे सीनो तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाती है इन 29 डिफरेंट एथनिसिटीज। फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी, मराठी, गुजराती, इस तरीके से। द ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्पोकन देयर इज स्टैंडर्ड चाइनीज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा वहां पे, स्टैंडर्ड चाइनीज। इट इज ऑल्सो नोन एज मंडेरियन, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, मंडेरियन। ठीक है बेटा, तो लैंग्वेज की हमने बात कवर करी। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताया बेटा, पहला बताया पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, दूसरा बताया बेटा ज्योग्राफी, थर्ड बताया पॉपुलेशन, फोर्थ बताया बेटा मैंने लैंग्वेज के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसका, गवर्नमेंट कंट्रोल। किसकी बात करेंगे बच्चों, गवर्नमेंट कंट्रोल। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन which builds the economy of China is to brought all the sector of the economy, enterprises and lands owned and operated by the individual under government control। मतलब सर वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी स्टैब्लिशमेंट, जितनी भी एंटरप्राइजेज है, जितनी भी लैंड है, सबके सब किसके कंट्रोल में है बेटा, गवर्नमेंट की। तो मतलब गवर्नमेंट प्ले द मेजर रोल इन द चाइना। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन which builds the economy of China is to brought all the sector of the economy, enterprises and lands owned and operated by the individuals under government control। तो आई होप आपको पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। ये तो बहुत इजी पॉइंट्स थे, लाइक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, जियोग्राफी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, गवर्नमेंट कंट्रोल। इसके बारे में हम चाइना के अंदर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी डिफरेंट है, तो आप समझने की कोशिश करना। 6th पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कौन सा आता है बच्चों, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो इन 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च। कब लॉन्च हुआ था बेटा, इन द ईयर 1958 चाइना ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, उसका नाम था बेटा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। In 1958, Great Leap Forward campaign was launched by government of China for the process of industrialization। और सर किसने स्टार्ट किया था, for the process of industrialization। तो नया कैंपेन स्टार्ट किया था, that is Great Leap Forward। तो in the year 1958, Great Leap Forward campaign was launched by the government of China for the process of industrialization। And this campaign aims at modernizing the economy by rapid industrialization। और इस कैंपेन का मेन एम क्या था सर, इस कैंपेन का मेन एम था इकोनॉमी का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि आप इकोनॉमी को डेवलप करो। और कैसे करो, नई नई इंडस्ट्री खोलने की इन्होंने कोशिश करी। जैसे ही इंडस्ट्री ओपन होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, और जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी का क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट भी होगा। तो दिस कैंपेन एम्स एट मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पीपल्स वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज। और इसके अंदर लोगों को एनकरेज किया गया कि आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को ओपन करो। अगर जैसे आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करोगे ना तो वो पर्टिकुलर एरिया बैकवर्ड नहीं रहेगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, वहाँ के लोगों के पास पैसा आएगा, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और उस एरिया का भी क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। तो बेटा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब स्टार्ट हुआ था सर, इन द ईयर 1958।
इसका मेन एम क्या था बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने ये बताया कि सर इन्होंने लोगों को एनकरेज किया इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए इन द बैकवर्ड एरियाज, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एड्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ चाइना। और ये प्रोसेस चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ी तो जो चाइना की इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ रेट भी इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा बेटा अपन ने, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन दैट इज कॉल्ड GPCR, शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। और ये किसने स्टार्ट किया था? माओ से टंग। माओ से टंग। बेटा ये किसने स्टार्ट किया था GPCR? माओ से टंग। तो देखो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इन 1965 माओ से टंग द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कब बेटा? इन द ईयर 1965। In the year 1965, Mao Zedong, the chairman of Communist Party of China, introduced GPCR. तो ये कब लॉन्च हुआ था बेटा? इन द ईयर 1965। और किसने स्टार्ट किया था बेटा? माओ से टंग। अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशन, अब देखो इसमें था क्या? इसके अंदर बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स थे और जो भी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने इन लोगों को गाँव में भेजा। कहाँ भेजा? रूरल एरियाज में। और बोला कि आप वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों का रहने जीने का तरीका देखिए, उन लोगों को स्टडी करिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग किस किस चीज़ों में लैग कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मतलब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कहाँ भेजा बेटा? रूरल एरियाज़ में। और वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि जहाँ पर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत अच्छा स्टेप था माओ से टंग का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो कहाँ भेजा गया बेटा? उनको काम पर। और कोशिश की गई कि वो लोग रूरल एरिया से पढ़ने की कोशिश करें। एंड दिस हेल्प्स द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ही स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स रूरल एरियाज में गए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की सिनेरियो को स्टडी करा, तो वो लोग समझ पाए कि हमारी कंट्री में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो दिस हेल्प्स द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एंड टू हेल्प अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और ये लोग दूसरों की हेल्प भी कर पाए इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। देखो हेल्प कब कर पाएंगे? जब आपको उन लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता है। तो इन्होंने यही किया, पहले अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रूरल एरियाज में भेजा और उनसे बोला कि आप वहाँ की बेसिक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, जिससे हम लोग उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उन लोगों की मदद कर पाए। और उससे होगा क्या? जो उनका रूरल एरिया था वो भी डेवलप होगा। तो क्लियर होता है बेटा, दैट इज GPCR, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, दैट इज अ कंपैरेटिव स्टडी। उसमें मैंने आपको बताया कि कब कब कौन कौन सी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, कब किस कंट्री ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, कौन सी कंट्री ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो पहला हम पढ़ रहे थे बेटा चाइना के बारे में। मैंने पहला बताया पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या था बेटा? 1 पार्टी रूल। नेक्स्ट पढ़ा बेटा ज्योग्राफी, तो चाइना आती है 3rd नंबर पे। नेक्स्ट पढ़ा पॉपुलेशन कि सर मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पढ़ा आपने इसकी लैंग्वेज के बारे में, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, एक था बेटा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और एक था GPCR, दैट इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसमें इन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनके लिए अलग प्राइस रखी और जो जनरल पब्लिक थी उनके लिए अलग प्राइस रखी। मतलब जो भी फार्मर्स थे, मतलब सपोज करो कोई रॉ मटेरियल है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि फार्मर्स को तो ये हम अवेल कराएंगे एट ₹10। और अगर हम बात करें किसकी बेटा? अदर पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, तो ये हम उनको अवेल कराएंगे एट ₹25, दैट इज मार्केट प्राइस पे। तो मतलब सेम चीज़ की
दो प्राइस है अलग अलग सेट करी, सेम रॉ मटेरियल की, सेम कमोडिटी की, इन्होंने 2 डिफरेंट प्राइसेस सेट करी, फार्मर्स के अलग और जनरल पब्लिक के अलग, इसलिए इसको बोला गया ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। अब पढ़ते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी फार्मर्स थे और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी उनके लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करी है उसी प्राइस पे वो बाय और सेल करेंगे एट द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, एंड रेस्ट वर सोल्ड एंड परचेज एट द मार्केट प्राइस। और जो रिमेनिंग लोग हैं वो बाय सेल करेंगे किस पे बेटा, मार्केट प्राइस पे। इसलिए इस कंसेप्ट को बोला गया बेटा ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। देखो ये जो नेक्स्ट अपन ने पॉइंट्स पढ़े ना बेटा, कौन कौन से, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GPCR दैट इज ग्रेट, प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं और ये आपसे एग्जाम में इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रिफॉर्म्स इन फेजेस। अगर मैं बात करूँ ना रिफॉर्म्स, तो चाइना रिफॉर्म्स 2 फेज में लेकर आया था, अलग अलग फेज में। पहला रिफॉर्म किसी अलग फेज में आया था, दूसरा अलग फेज में आया था। पढ़ते हैं, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन 2 डिफरेंट फेज। तो चाइना की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स को 2 फेज में इंट्रोड्यूस किया था। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। तो अगर मैं पहले फेज की बात करूं तो पहले फेज में रिफॉर्म्स आया था बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के अंदर, एंड इट इंक्लूड्स एलोकेशन ऑफ लैंड टू द जनरल पब्लिक। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें किया क्या, इन्होंने क्या करा, लैंड बांटी, किसको, आम जनता को। इन्होंने लैंड दी, बोले आप कल्टीवेशन करो, आप कोई भी काम इस लैंड पे करो। लैंड कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, आपको क्या करना है, काम करना है, और पूरा प्रॉफिट भी आप रखो, हमें आपसे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, बट जो भी प्रॉफिट हो उस पे आप हमें क्या पे करोगे बेटा, टैक्स। तो इन्होंने यही बोला, अंडर दिस रिफॉर्म एलोकेशन ऑफ लैंड टू जनरल पब्लिक who were allowed to keep the income from the land। उनको साफ साफ बोला कि इस लैंड से जो भी इनकम हो रही है वो आप रखो, बट आफ्टर पेइंग द मिनिमम टैक्स। बट जो भी मिनिमम टैक्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो आपको हमें पे करना पड़ेगा। एंड सेकेंड फेज में क्या हुआ, इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और दूसरे फेज में रिफॉर्म किसके लिए लेकर आए बेटा ये लोग, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। अंडर दिस प्राइवेट फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो भी प्राइवेट फर्म्स थी और जो विलेज एंटरप्राइजेस थी उनको अलाउ किया कि आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दूसरे फेज में जो रिफॉर्म आया था वो किसके लिए आया था बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। और इस फेज में इन्होंने क्या करा, जो प्राइवेट फर्म्स थी और जो विलेज एंटरप्राइजेस थी उनको परमिशन दी कि आप लोग गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा बेटा, रिफॉर्म्स इन फेजेस। तो यह हमने आज बात करी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ चाइना की, जिसमें अपन ने 9 पॉइंट्स पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसकी, पाकिस्तान की क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज थी। तब तक के लिए आप यहाँ तक का पार्ट पढ़ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।